हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स। सो स्टेरलाइजेशन प्रोसेस जो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए, सभी को इसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टेरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स, वैसे ये माइक्रोबायोलॉजी प्लस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं मेन जो मेथड्स हैं उसको डिस्कस करने से पहले। सो स्टेरलाइजेशन क्या होता है? स्टेरलाइजेशन क्या होता है? स्टेरलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल, अ सरफेस और अ मीडियम, कोई भी आर्टिकल मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज हम थर्मोमीटर की बात करते हैं, फोर्सेप की बात कर रहे हैं, कोई टेबल की बात कर रहे हैं हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में या फिर अदर क्लिनिक्स में। सो आर्टिकल कोई भी सरफेस, कोई टेबल सरफेस हो सकता है, फ्लोर हो सकता है, कुछ भी सरफेस हो सकता है, कोई मीडियम हो सकता है, एक रूम हो सकता है। सो आर्टिकल, सरफेस और अ मीडियम, इसमें हम क्या करते हैं? बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो जब भी हम स्टेरलाइजेशन करते हैं, इन आर्टिकल को स्टेरलाइज करते हैं, सरफेस या फिर मीडियम को स्टेरलाइज करते हैं, तो स्टेरलाइज करने का मतलब क्या है कि ये सभी चीज़ें आर्टिकल, सरफेस और मीडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाती हैं। तो इनके ऊपर फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहते। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या फिर स्पोरिंग स्टेट में हो। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोथ इन वेजिटेटिव एंड स्पोरिंग स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिसीज कोज करते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं, ये वेजिटेटिव फॉर्म का मतलब है कि जब ये ग्रो होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, एक्टिव फॉर्म में होते हैं। और स्पोरिंग स्टेट, स्पोर स्टेट क्या होती है? सो समटाइम्स ये जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये स्पोर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। स्पोर का मतलब है, स्पोर वो फॉर्म होती है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं। जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा वो वेजिटेटिव स्टेट होगी, मीन्स बैक्टीरिया के लिए या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल कंडीशन है, मीन्स उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट है, तब वो ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है। स्पोर तब वो बन जाता है, स्पोर का मतलब है कि जब कंडीशंस उसके अकॉर्डिंग नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वो उस फॉर्म में चेंज हो जाता है, उस फॉर्म में अपने आप को ढाल लेता है जिसमें उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम लगती है, प्लस वो उस टाइम पर ग्रो नहीं हो सकता। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर फॉर्म में हो जाता है और ये स्पोर फॉर्म बहुत सारे सालों के लिए, मैनी ईयर्स के लिए अलाइव रह सकता है और जब भी दोबारा से इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो दोबारा से ये वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। सो स्टेरलाइजेशन में हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते ही है, वेजिटेटिव फॉर्म में भी, मीन्स एक्टिव फॉर्म में भी, प्लस स्पोर जो होते हैं उसके वो भी स्टेरलाइजेशन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आर स्टेरलाइज बाय रिमूविंग और किलिंग देम। सो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया जाता है या फिर उसको किल कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है स्टेरलाइजेशन में। सो स्टेरलाइजेशन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में, क्लिनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैबोरेटरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी सरफेस या फिर मीडियम को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए हम स्टेरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं और स्टेरलाइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है डिसइंफेक्शन। नाउ व्हाट इज डिसइंफेक्शन? सो स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन सिमिलर है, इसमें जस्ट एक डिफरेंस है, अभी हम पढ़ लेते हैं। डिसइंफेक्शन में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन इन लिविंग सेल्स। इसमें भी हम पैथोजेंस को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि हमारे लिविंग सेल्स में इन्फेक्शन कोज करते हैं, या फिर नॉन लिविंग सेल्स में भी जो प्रेजेंट होते हैं लाइक फ्लोर्स पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, डिसइंफेक्शन प्रोसेस के थ्रू भी हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। बट द डिफरेंस इज, बट नॉट नेसेसरली स्पोर्स। सो इसमें क्या है? स्पोर्स किल हो भी सकते हैं और स्पोर्स किल नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट। तो डिसइंफेक्शन में और स्टेरलाइजेशन में मेन डिफरेंस ये है कि स्टेरलाइजेशन में स्पोर स्टेट भी किल हो जाती है, मीन स्पोर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सो इसलिए डिसइंफेक्शन हम कुछ ही थिंग्स के लिए ऑप्ट करते हैं, हर थिंग के लिए हम ऑप्ट नहीं कर सकते डिसइंफेक्शन प्रोसेस। नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स मे नॉट बी किल्ड बट द नंबर इज रिड्यूस्ड टू अ लेवल दैट इज नो लॉन्गर हार्मफुल टू हेल्थ। सो डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि जो नंबर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो
रिड्यूस हो जाता है। डिसइंफेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे, तो नंबर इतना रिड्यूस हो जाता है कि वो हार्मफुल नहीं रहता इतना ज़्यादा हेल्थ के लिए। सो डिसइंफेक्शन ये है। नाउ डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हैं जो कि हम डिसइंफेक्शन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स दैट आर अप्लाइड टू द सर्फेस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नाउ जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं ये हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक कि फ्लोर, जो कि हम घर में भी यूज़ करते हैं, फिनोल्स यूज़ करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर यूज़ होते हैं टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो जो उस ऑब्जेक्ट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, डिसइंफेक्टेंट उनको किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट आता है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? जैसे कि डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर यूज होते हैं, वैसे ही एंटीसेप्टिक भी एंटी माइक्रोबियल्स हैं। ये भी केमिकल्स हैं जो कि हम लिविंग टिश्यू पर सेफली अप्लाई कर सकते हैं। सो लिविंग टिश्यू पर हम सेफली एंटीसेप्टिक्स को अप्लाई करते हैं। तो एंटीसेप्टिक क्या करता है? किल भी करता है प्लस इनहिबिट भी करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक जैसे कि हमारा अल्कोहल हो गया, राइट, देन हमारा क्लोरहेक्सिडिन सोल्यूशन हो गया। सो ये क्या है? हमारे एंटीसेप्टिक्स हैं। हम घर में भी डिटोल यूज करते हैं विच इज एन एंटीसेप्टिक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन एंटीसेप्टिक। नाउ डिसइंफेक्टेंट वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग सर्फेसिस पर यूज होते हैं, जैसे कि क्लोरीन ब्लीच। क्लोरीन ब्लीच क्या है? जो कि कॉमनली यूज होता है डिसइंफेक्टेंट विच इज 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। सो ये बेसिक टर्म्स हैं, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में मेन डिफरेंस ये है, स्टेरिलाइजेशन में सारे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म भी, स्पोर फॉर्म भी। लेकिन डिसइंफेक्शन में जो स्पोर हैं वो ज़रूरी नहीं कि किल होंगे। तो हम स्टेरिलाइजेशन को, अगर कोई भी चीज़ जो कि स्टेरिलाइज है, तो उस प्रोसेस में हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यूज करके उस ऑब्जेक्ट को स्टेरिलाइज करते हैं। मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। नाउ हम स्टेरिलाइजेशन करते क्यों हैं? सो स्टेरिलाइजेशन का फर्स्ट पर्पस है टू रेंडर द आर्टिकल्स फ्री फ्रॉम पैथोजेंस। सो स्टेरिलाइजेशन का मतलब है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, सरफेस, मीडियम को स्टेरिलाइज करते हैं तो वहाँ से जो पैथोजेंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो किसी भी आर्टिकल को अगर हमने फ्री फ्रॉम पैथोजन बनाना है, सो दैट इज द पर्पस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट इज टू मेक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो अभी हमने डेफिनेशन में देखा है स्टेरिलाइजेशन में स्पोर्स प्लस वेजिटेटिव फॉर्म दोनों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो इसलिए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टेरिलाइजेशन से पॉसिबल है। नेक्स्ट इज टू स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द सर्जिकल प्रैक्टिस। नाउ सर्जरी में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, आर्टिकल्स यूज करते हैं वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, क्योंकि वो अंदर इन्वेड होने हैं, लिविंग टिश्यूज के अंदर इन्वेड होने हैं। तो इन्वेडिंग होते हैं जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसलिए हमने उसको स्टेरिलाइज करना है। सो ये एक पर्पस है। नेक्स्ट इज टू कीप द आर्टिकल्स इन सच अ कंडीशन दैट दे आर रेडी फॉर यूज एट एनी टाइम। तो हमने सारे जो भी आर्टिकल एक बार यूज हो चुके हैं उसको हमने स्टेरिलाइज करना है, ताकि जब भी हम अगेन यूज करें, किसी भी टाइम पर जब हमने यूज करना है तो वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। नेक्स्ट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर स्टाफ। नाउ अगर हमारे आर्टिकल्स, जो भी हम वर्क इन्वायरमेंट है हमारा, आसपास के जो आर्टिकल्स हैं, सरफेस है, मीडियम है, अगर वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, फ्री फ्रॉम पैथोजेंस होंगे, तो वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, साथ ही में हेल्थ केयर स्टाफ की सेफ्टी भी उसमें है। साथ ही में जो पैरामेडिकल स्टाफ है या फिर जो स्वीपर्स हैं, अदर स्टाफ जो भी हेल्थ केयर इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं, उन सबकी सेफ्टी के लिए स्टेरिलाइजेशन इज नेसेसरी। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। नाउ स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, किस किस मेथड से हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं आर्टिकल्स को, मीडियम्स और सरफेसेस को। तो दो मेन टाइप है, फर्स्ट है फिजिकल मेथड एंड सेकंड है केमिकल मेथड। सो फिजिकल मेथड में हम क्या क्या यूज करते हैं एंड केमिकल में क्या यूज करते हैं। फिजिकल में फर्स्ट आता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में जो भी नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है दैट इज सनलाइट। सो इसमें आता है सनलाइट, सनलाइट के थ्रू स्टेरिलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट आता है हीट। नाउ हीट में टू टाइप्स आते हैं, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। वन मोर थिंग, स्टेरिलाइजेशन के जो मेथड्स हैं, अगर आप ये फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता है स्टेरिलाइजेशन में, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं जस्ट इस फ्लो चार्ट को ही ड्रॉ करके। तो इसको आपने ध्यान से देखना है। सो ड्राई हीट में फर्स्ट आता है रेड हीट, देन आता है फ्लेमिंग, थर्ड इज इंसिनरेशन, फोर्थ इज हॉट एयर ओवन एंड फिफ्थ इज इंफ्रारेड। सो ये ड्राई हीट में आता है। दूसरी तरफ है मॉइस्ट हीट।
सो मॉइस्ट हीट में 3 आती हैं, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, at 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 100 डिग्री सेल्सियस। सो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में आता है पास्चराइजेशन, एट 100 डिग्री सेल्सियस में जो मेथड आते हैं वो है बॉइलिंग एंड टेंडराइजेशन, अबव 100 डिग्री सेल्सियस में आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन में 2 टाइप्स आते हैं, नॉन आयनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। सो रेडिएशन में हम रेडिएशन का यूज करते हैं। देन आता है फिल्ट्रेशन एंड मैकेनिकल मेथड। सो ये जो 4 हैं, नेचुरल, हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन एंड मैकेनिकल मेथड, ये फिजिकल मेथड में आता है। सो फिल्ट्रेशन को मैकेनिकल मेथड भी बोलते हैं। नाउ ये सारे जो मेथड है, नेचुरल, हीट और रेडिएशन, इनमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यूज हो रहा है। सो जो हीट लेबाइल होते हैं, जो कि हीट को नहीं सह सकते, वो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम फिल्ट्रेशन या फिर मैकेनिकल मेथड यूज करते हैं, जैसे कि लिक्विड्स। सो उसमें फर्स्ट आता है हमारा एस्बेस्टोस, सेकंड मेम्ब्रेन, थर्ड सिंटर्ड ग्लास। सो फिल्ट्रेशन मेथड में हम फिल्टर पेपर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं जिसमें मिली पोर्स होते हैं, उससे हम लिक्विड को पास करवाते हैं। सो फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड हो गया हमारा, केमिकल मेथड, ये सभी मेथड स्टेरिलाइजेशन में यूज होते हैं। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसेप्टिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। केमिकल मेथड में भी फर्दर 2 आते हैं, लिक्विड और गैशियस। सो लिक्विड में लिक्विड्स का यूज करके हम स्टेरिलाइज करते हैं। सो बेसिकली ये सारे डिसइंफेक्टेंट हैं, स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट, जिसकी हेल्प से हम स्टेरिलाइज करते हैं। लिक्विड में आता है अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, फिनोल्स या फिर फिनोलिक्स, हैलोजन्स, हैवी मेटल्स, सरफेस एक्टिंग एजेंट्स एंड डाइस। गैशियस में हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है सरफेसेस को स्टेरिलाइज करने के लिए, रूम्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, वार्ड को स्टेरिलाइज करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड गैस यूज होती है, एंड इथाइलिन ऑक्साइड। नाउ हम इनको 1 बाय 1 एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये सभी जो मेथड्स हैं ये क्या है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के बारे में। उसमें फर्स्ट हमने देखा था नेचुरल मेथड, जिसमें एक आता है सनलाइट। सनलाइट एक नेचुरल स्टेरिलाइजेशन इसलिए है क्योंकि सनलाइट में यूवी रेज होती हैं। यूवी रेज की वजह से बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मीडियम्स हैं, वो स्टेरिलाइज हो जाते हैं नेचुरली। प्लस सेकंड आता है इसमें ड्राइंग मेथड। ड्राइंग मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं नेचुरली ड्राई करना ऑब्जेक्ट्स को। ड्राइंग मेथड इज़ एक्चुअली जब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रैपिडली ग्रो होते हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स को ड्राई कर देते हैं। लेकिन ड्राइंग मेथड की डिसएडवांटेज ये है कि उसमें स्पोर्स किल नहीं होते। देन हमारा आता है ड्राई हीट में फ्लेमिंग मेथड। नेचुरल मेथड हमने देख लिया, सनलाइट एंड ड्राइंग। देन हमारे हीट मेथड आते हैं जिसमें ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट आता है। ड्राई हीट में फर्स्ट आता है फ्लेमिंग मेथड। फ्लेमिंग का मतलब है फ्लेम, जो फायर की जो फ्लेम होती है उसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। फ्लेमिंग में क्या होता है, हीटिंग ओवर फायर टिल दे बिकम रेड हॉट। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फायर के ऊपर हीट करेंगे, मीन्स जो फायर की जो फ्लेम्स होती हैं उसके ऊपर हीट करते हैं जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो है फोर्सेप का जो टिप होता है, पॉइंट्स होते हैं, फोर्सेप को हम रेड हॉट कर सकते हैं फ्लेम के ऊपर। स्पैचुलास जो होते हैं, इन्यूक्लेटिंग लूप्स एंड वायर्स। देन हमारा आता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एक कॉमनली यूज मेथड है, सुटेबल मेथड है, काफ़ी अच्छा मेथड है, ड्राई हीट में हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं, उस ओवन की जो वॉल्स हैं वो हॉट रिलीज करती हैं, उसमें एक फ़ैन भी होता है जो कि उस ड्राई हीट को सर्कुलेट करता है ओवरऑल हॉट एयर ओवन में। ये 50 to 300 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट हो सकता है। ड्राई हीट होती है, इसका जो टेम्परेचर है 50 to 300 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। इसमें थर्मोस्टेट होता है जो कि एक रेगुलेटर होता है, वो उसको रेगुलेट करता है। यूजुअली हम 160 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें यूज होते हैं वो है ग्लासवेयर, फोर्सेप, सीजर्स, स्केल्पल्स, सिरिंजेस, स्वैब्स, लिक्विड पैराफिन एंड डस्टिंग पाउडर। ये सभी ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं हॉट एयर ओवन में। हॉट एयर ओवन में जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है तो हमने इस तरीके से रखना है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड या फिर ओवरलोडेड हमने नहीं करना हॉट एयर ओवन को। इस तरह से रखना है ताकि जो ड्राई हीट है वो सर्कुलेट हो सके अच्छे से हॉट एयर ओवन में। प्लस ये जो भी आर्टिकल्स हैं ये हमने वेट नहीं रखने, हमने गीले नहीं रखने, ड्राई करके रखने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करके हम जो भी अगर कोई बैक्टीरिया भी है तो उसके भी स्पोर्स किल हो जाते हैं इंसिनरेशन में। इंसिनरेशन इज लाइक बर्निंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट into ash।
सो ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, बर्न हो जाता है और फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता है। सो ये एक्सीलेंट मेथड है रैपिड मटेरियल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करने का, प्लस मटेरियल इससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि इंसिनरेशन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हॉस्पिटल वेस्ट है या कुछ भी, उसको हम डायरेक्टली हम डस्टबिन में या फिर किसी बिन में हम नहीं भेज सकते, उसको रबिश नहीं ऐसे ही नहीं फेंक सकते। तो उसके लिए हमने पहले जो भी हॉस्पिटल वेस्ट है उसको हम इंसिनरेट करते हैं ताकि वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाए। तो यूजुअली ये 800 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर हम इंसिनरेट करते हैं या फिर बर्न कर देते हैं। सो एग्जाम्पल इसकी क्या है, जैसे कि कोई भी पैथोलॉजिकल मटेरियल है जिसमें पैथोजेंस हैं, कॉन्टामिनेटेड क्लोथ है अगर कोई, या फिर एनिमल कार्केसेस जो हैं उसको हम इंसिनरेट करते हैं। सो ये सभी आ गए ड्राई हीट के। नेक्स्ट चलते हैं मॉइस्ट हीट पर। सो मॉइस्ट हीट में हमने 3 पढ़े थे, एक तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एक 100 डिग्री सेल्सियस पर और एक अबव 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या आता है, पास्चराइजेशन। सो पास्चराइजेशन आपने सुना हो, मिल्क पास्चराइजेशन, तो मिल्क को हम पास्चराइज करते हैं। प्लस यहाँ पर जो हमने इंसिनरेशन पढ़ा था, सो इसमें हम इंसिनरेटर का यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो है इंसिनरेटर। मॉइस्ट हीट में पास्चराइजेशन में 2 मेथड आते हैं, एक आता है होल्डर मेथड। होल्डर मेथड में हम होल्ड करते हैं 30 मिनट्स के लिए एट 60 डिग्री सेल्सियस। फ्लैश मेथड में हम जस्ट फ्लैश करते हैं 15 to 20 सेकेंड्स के लिए एट 72 डिग्री सेल्सियस, और देन हम क्विकली इसको कूल कर देते हैं 13 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी लो टेम्परेचर पर। जैसे कि मिल्क, सो मिल्क पास्चराइजेशन, सो मिल्क में जो भी नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉइस्ट हीट में हमारा आता है एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आता है हमारा बॉइलिंग, क्योंकि बॉइलिंग हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर आर्टिकल को किस में करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होने लग जाता है एंड जो भी इंस्ट्रूमेंट या फिर आर्टिकल है वो हम फुली इमर्स कर देंगे, मीन वो फुली डूब जाना चाहिए, मीन्स फुली वाटर में इमर्स होना चाहिए जब भी हम वाटर को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को या फिर आर्टिकल को बॉयल कर रहे हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हम 10 मिनट्स के लिए एटलीस्ट हम बॉयल करेंगे। इससे क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं, लेकिन कई स्पोर्स इससे किल नहीं होते। सो स्टेरलाइजेशन में भी प्रॉम्प्टेड, हम इसको स्टेरलाइज करने के लिए और आर्टिकल्स को बेटर स्टेरलाइज करने के लिए हम वाटर में 2% सोडियम बाइकार्बोनेट डाल सकते हैं। नाउ बॉइलिंग के एडवांटेजेस क्या है, एक तो ये चीप है, हम घर पर भी बॉयल कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, बट बॉइलिंग के डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि कुछ स्पोर्स जो हैं बॉइलिंग से किल नहीं होते। सेकेंड थिंग, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बॉइलिंग से ब्लंट हो जाते हैं, इतने शार्प नहीं रहते, प्लस डैमेज भी हो सकते हैं। सो बॉइलिंग करते टाइम हमने ये ध्यान देना है कि हमने 10 मिनट्स के लिए एटलीस्ट लिड को नहीं ओपन करना, टाइटली लिड होना चाहिए उसके ऊपर। प्लस जब भी हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको बाहर निकालना है बॉइलिंग वाटर से, तो हम चिटल फोर्सेप का यूज़ कर सकते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। एंड आर्टिकल्स बॉइलिंग वाटर में डालने से पहले वो क्लीन होने चाहिए। सो दिस इज अबाउट बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, मॉइस्ट में आता है ये, मॉइस्ट हीट में। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोक्लेविंग और स्टीम अंडर प्रेशर, ये आता है हमारा अबव 100 डिग्री सेल्सियस में। जब हम अबव 100 डिग्री सेल्सियस कोई भी आर्टिकल स्टेरलाइज करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेविंग प्रोसेस या फिर स्टीम अंडर प्रेशर। तो ये हम ऑटोक्लेव के थ्रू यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव एक मशीन होता है, इक्विपमेंट होता है जिसमें हम स्टेरलाइज करते हैं, और ये किस मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है, स्टीम अंडर प्रेशर। सो ये मोस्ट कॉमन मेथड जो कि स्टेरलाइजिंग के लिए यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेपरेट भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऑटोक्लेविंग या फिर स्टीम अंडर प्रेशर। ऑटोक्लेविंग पर भी सेपरेट आ सकता है क्योंकि ये सबसे वाइडली यूज्ड मेथड है स्टेरलाइज करने के लिए कोई भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को या फिर अदर मटेरियल को। प्लस जो ऑटोक्लेविंग है इससे जो स्पोर्स है वो भी किल हो जाते हैं, फुली स्टेरलाइज हो जाता है कोई भी इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट। नाउ ऑटोक्लेविंग पे भी सेपरेट टॉपिक आ सकता है, फिजिकल मेथड पर भी सेपरेट टॉपिक आ सकता है, या फिर केमिकल मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन पर सेपरेट टॉपिक आ सकता है। सो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेविंग में हम हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं, प्रेशर यूज़ करते हैं, ह्यूमिडिटी को यूज़ करते हैं। सो इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, स्टेरलाइजेशन इज डन बाय स्टीम अंडर प्रेशर। तो इसमें हम स्टीम का यूज़ करते हैं ऑटोक्लेविंग में अंडर प्रेशर। सो इन एन ऑटोक्लेव इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो क्या है, वाटर बॉयल होता है
एंड इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स दैट ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। जब वाटर बॉयल होता है तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इक्वल हो जाता है। सो जब प्रेशर इंक्रीज होता है इनसाइड अ क्लोज्ड वेसल विच इज एन ऑटोक्लेव, उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जो सेचुरेटेड स्टीम बनती है वो क्या है, हैज़ बेटर पेनिट्रेटिंग पावर, वो इंस्ट्रूमेंट्स में बेटर पेनिट्रेट कर सकती है और स्पोर्स को किल कर देती है। नाउ व्हेन स्टीम कम्स इनटू कांटेक्ट विद अ कूलर सरफेस, कोई भी कूल ऑब्जेक्ट या फिर सरफेस के साथ जब ये स्टीम कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, इट कंडेंसेस इनटू वाटर, वाटर में ये कंडेंस हो जाती है और अपनी जो लेटेंट हीट है वो उस सरफेस को दे देती है, जिससे वो फुली स्टेरलाइज हो जाता है। इसमें जो टेम्परेचर है वो हम 121 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, प्रेशर हम 15 पाउंड स्क्वायर इंच यूज करते हैं, टाइम हम यूज करते हैं 15 to 45 मिनट्स एटलीस्ट, 15 to 45 मिनट्स हम यूज करते हैं। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कौन कौन से स्टेरलाइज हो जाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सिरिंजेस, नीडल्स, लिनन जैसे कि गाउन्स, मास्क, स्वैब्स और ड्रेसिंग्स, ये सभी मटेरियल हम ऑटोक्लेविंग के थ्रू स्टेरलाइज कर सकते हैं। नाउ ऑटोक्लेविंग में भी हम हॉट एयर अवन की तरह ही इक्विपमेंट्स रखने से पहले उनको ड्राई कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, प्लस साथ में ही हम इतना ज़्यादा कंजस्टेड नहीं करेंगे, फ्री सर्कुलेशन हो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा रश अंदर ऑटोक्लेव में नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े स्पेस पर हम इक्विपमेंट्स को रखेंगे। नेक्स्ट इज रेडिएशन मेथड। सो रेडिएशन मेथड में हम रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। टू टाइप्स की रेडिएशंस होती है, नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग में हम यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस। सो ये किसके लिए यूज़ होते हैं, जो कि प्री पैक्ड आइटम्स होते हैं जैसे कि सिरिंजेस, कैथेटर्स, या फिर हम एंट्री वेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं नॉन आयनाइजिंग रेज, और लैब्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस में आता है हमारा गामा रेज एंड एक्स रेज एंड कॉस्मिक रेज। सो ये जो रेज होती हैं ये हाईली हार्मफुल होती हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए, इसलिए ये स्टेरलाइज कर देती हैं कोई भी सरफेस को या फिर इक्विपमेंट को। प्लास्टिक सिरिंजेस, स्वैब्स, कैथेटर्स, एनिमल फीड्स, कार्डबोर्ड, ऑयल, ग्रीसेस, फैब्रिक, मेटल फॉइल्स जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल्स, ये सभी आयनाइजिंग रेडिएशन से स्टेरलाइज हो जाते हैं। नाउ रेडिएशंस में हमने ये ध्यान में रखना है कि जितने भी सरफेसेस हैं वो फुली एक्सपोज होने चाहिए रेडिएशंस पे। अगर कोई भी सरफेस रेडिएशन से शैडो में रह जाता है या फिर एक्सपोज नहीं हो पाता तो वो बैक्टीरिया किल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा है फिल्ट्रेशन मेथड। सो फिल्ट्रेशन में क्लियरली अंडरस्टूड है कि इसमें हम फिल्टर करेंगे सो जो भी लिक्विड्स होते हैं जो कि हीट लेबाइल होते हैं, जो कि हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सो उनके लिए हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। नाउ जो सीराज होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ शुगर्स या फिर एंटीबॉडीज होती हैं, ये सॉल्यूशंस को हम फिल्टर करते हैं। नाउ फर्स्ट आता है इसमें कैंडल फिल्टर्स। कैंडल फिल्टर में हम जो भी वाटर है उसको फिल्टर करते हैं, जैसे कि जो भी इंडस्ट्रियल वाटर है या फिर ड्रिंकिंग वाटर यूज़ हो रहा है वो कैंडल फिल्टर के थ्रू फिल्टर हो जाता है। नेक्स्ट इज एस्बेस्टोस फिल्टर। एस्बेस्टोस फिल्टर ये सिंगल यूज़ फिल्टर होता है, डिस्क होती है, लेकिन इसको अब हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी बताई गई है। नेक्स्ट इज सिंटेड ग्लास फिल्टर। नाउ ये सिंटेड ग्लास फिल्टर है, नेम से क्लियर है, तो ये क्या है, ग्लास है इसलिए ये ब्रेक हो जाता है इजिली, फ्रेजाइल होता है, प्लस ये एक्सपेंसिव भी होता है। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन फिल्टर। सो मेम्ब्रेन फिल्टर हम यूज करते हैं जो भी सॉल्यूशंस हम पेरेंटल यूज के लिए करते हैं, पेरेंटल यूज जैसे आईवी सॉल्यूशंस, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हम मेम्ब्रेन फिल्टर्स का यूज करते हैं। दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड, जिसमें हमने फिजिकल मेथड सारे डिस्कस कर लिए हैं। सो पार्ट 2 में हम केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून फॉर part 2, and if you understood this video then please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.